हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी की बुक का लेसन नंबर 9 के एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और हमारा टॉपिक है गोलीय उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। अपवर्तन आप लोग जानते ही हैं कि जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी गति और दिशा दोनों बदल जाती है। इस घटना को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब किसी गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र क्या होता है? तो गोलीय पृष्ठ में भी दो तरह के गोलीय पृष्ठ होते हैं। एक होता है गोलीय उत्तल पृष्ठ और एक होता है गोलीय अवतल पृष्ठ। तो हम लोग दोनों के लिए अपवर्तन का सूत्र बारी बारी से करेंगे, लेकिन दोनों के लिए जो फॉर्मूला आएगा वो बिल्कुल सेम आएगा। चित्र अलग होगा, डेरिवेशन अलग होगा, लेकिन जो फॉर्मूला लास्ट में आएगा वो बिल्कुल सेम होगा दोनों ही पृष्ठ के लिए। तो पहले हम लोग उत्तल पृष्ठ के लिए करेंगे और उसके बाद हम लोग अवतल पृष्ठ के लिए करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने चित्र बना रखा है। उत्तल पृष्ठ जिसका अपवर्तक सतह बाहर की ओर निकला हुआ होता है और अवतल पृष्ठ जिसकी अपवर्तक सतह अंदर की ओर धसी हुई होती है, ठीक है। हमने आपको बताया था अगर आप यहां से देखते हैं, ठीक है, तो ये अंदर की ओर धसा हुआ है तो इसको हम लोग कहेंगे गोलीय अवतल पृष्ठ। और अगर आप वही चीज यहाँ पे देखते हैं तो यह जो माना जाएगा इसको कहा जाएगा गोलीय उत्तल पृष्ठ। उत्तल पृष्ठ इसलिए कि इस सतह को हम लोग कहेंगे अपवर्तक सतह। और यह क्या है? देखिए बाहर की ओर निकला हुआ, बिल्कुल प्लेन भी नहीं है, सीधा भी नहीं है, बाहर की ओर निकला है, ठीक है। तो इसको हम लोग कहेंगे कि यह कौन सा पृष्ठ है? उत्तल पृष्ठ है। और अगर इधर आप देखते हैं तो इसको हम लोग कहेंगे कि यह जो है अवतल पृष्ठ है, क्योंकि यह अंदर की ओर धंसा हुआ है। तो यह जो है हमारा गोलीय उत्तल पृष्ठ है, ठीक है। और इसके लिए अपवर्तन का क्या सूत्र होगा वो हमको निकालना है। चित्र हमने बना रखा है, इसमें देखिए एस पी एस डैश, एस पी एस डैश, ये पूरा ऐसे जो फिगर बना हुआ है क्या है? एक गोलीय उत्तल पृष्ठ है। एस पी एस डैश एक गोलीय उत्तल पृष्ठ है, ठीक है। आगे बात समझ में? पी क्या है? पी उत्तल पृष्ठ का ध्रुव है, ठीक है। और पीसी जो है, पीसी देख लीजिए चित्र में, पीसी गोलीय उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या है, ठीक है। सी क्या है? गोलीय उत्तल पृष्ठ का वक्रता केंद्र है। गोलीय यहाँ पे उत्तल छुटा हुआ है, उत्तल, उत्तल पृष्ठ का वक्रता केंद्र है, ठीक है। और यहाँ पे दो माध्यम है जिनके अपवर्तनांक μ1 और μ2 है, ठीक है। μ1 और μ2 दो अलग अलग माध्यम के अपवर्तनांक हैं, माध्यम के अपवर्तनांक हैं,
ठीक है, इतनी बातें समझ आ रही हैं? सारी बातें क्लियर है कि कौन सी चीज क्या है? अब यहाँ ये जो बीच वाली लाइन है जिसको आप एक्स डैश कह सकते हैं, इसको भी लिख लीजिए। एक्स और एक्स डैश क्या है? तो एक्स और एक्स डैश जो है यह मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष है। ठीक है, एक्स एक्स डैश क्या है? तो मुख्य अक्ष है। अब कोई आपतित किरण, यहाँ कोई वस्तु है, मुख्य अक्ष के बिंदु O पर रखी गई, ये वस्तु है। ठीक है, कहां पे रखी गई है? मुख्य अक्ष पर ही, बिंदु O पर रखी गई है। अब यहां से लाइट निकल रही है, देख लीजिए, और जा रही है, तो जो हमारा गोलीय उत्तल पृष्ठ है उसके बिंदु A पर आपतित हो रही है। तो OA जो लाइन है उसको हम लोग क्या कहेंगे? OA आपतित किरण है, आपतित किरण है जो पृष्ठ के बिंदु A, जो पृष्ठ के बिंदु A पर आपतित होती है, आपतित होती है। ठीक है, इतनी बातें समझ आ गई आपको कि ये जो चित्र में दिख रहा है वो सारा चीज क्या क्या है। ठीक है, अब देखिए, बिंदु O का आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब बिंदु I पर बनता है, बिंदु I पर बनता है। ठीक है, क्या हुआ है कि हम लोग जो आपतित किरण है हमारा OA, उसी को हम लोग पीछे की ओर बढ़ा रहे हैं, तो वो किस बिंदु पर आकर मिल रही है? I पर। तो I जो है हमारा बिंदु O का आभासी प्रतिबिंब हो जाएगा। इसलिए हो जाएगा आभासी प्रतिबिंब, इसलिए हो जाएगा कि जिस ओर आपने वस्तु को रखा है बिल्कुल उसी ओर जो है वस्तु का प्रतिबिंब भी बन रहा है। ठीक है, अब माना कि आपतन कोण OAN, आपतन कोण को हम लोग किससे दिखाते हैं? I से दिखाते हैं। तो OAN I हो गया, देखिए OAN, तो ये जो लाइन है और ये जो आपतित किरण है उसके बीच का कोण हो गया OAN, जिसको हम लोग आपतन कोण कह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अपवर्तन कोण, अगर यहाँ पे प्रकाश का परावर्तन होता तो हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रकाश का क्या हो रहा है? अपवर्तन हो रहा है, तो इसलिए अपवर्तन कोण। यह जो है CAB, देख लीजिए CAB, CAB ये है अपवर्तन कोण, और अपवर्तन कोण को या परावर्तन कोण को हम लोग R से दिखाते हैं। तो ये हमारा आपतन कोण हो गया और यह जो है हमारा अपवर्तन कोण हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई आपको? चलिए, अब क्या करना है, चिन्ह परिपाटी के अनुसार, चिन्ह परिपाटी के अनुसार, चिन्ह परिपाटी जो है आपने क्लास 10th में पढ़ा है, पढ़े हैं तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े हैं तो चिन्ह परिपाटी क्या होता है वो जान लीजिए।
मान लीजिए यह हमारा उत्तल पृष्ठ है, ठीक है, और यह जो है मुख्य अक्ष है। यहाँ पे हम लोग एक लाइन खींच लेते हैं इस तरीके से। तो एक्स डैश जो है इसको हम लोग मान लेते हैं कि यह जो है एक्स अक्ष है, और वाई डैश इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये वाई अक्ष है, ठीक है। अब मुख्य अक्ष के ऊपर, ये मुख्य अक्ष है, इसके ऊपर जितनी भी दूरियां ली जाती हैं इसके ऊपर, वो सारी दूरियां कैसी होती हैं? धनात्मक होती है। मुख्य अक्ष के ऊपर आप जितनी भी दूरी लेंगे वो सब धनात्मक होंगे, और मुख्य अक्ष के नीचे जो भी दूरी आप लेंगे वो सारे कैसे होंगे? ऋणात्मक होंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे P है, P के दाईं तरफ, इस तरफ आप जो भी दूरियां लेंगे वो सारे धनात्मक होंगे, और बाईं तरफ जो भी दूरियां लेंगे वो सारे ऋणात्मक होंगे। आगे बात समझ में? ये है चिन्ह परिपाटी। आपतित किरण की दिशा में अगर कोई दूरी आप नाप रहे हैं तो वह दूरी जो होती है धनात्मक होती है। आपतित किरण के विपरीत दिशा में कोई दूरी नाप रहे हैं तो वह जो दूरी होती है ऋणात्मक होती है, ठीक है। तो इतना ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है डिटेल में, बस थोड़ा सा जान लीजिए। एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया, यहाँ पे हमारा उत्तल पृष्ठ हो गया। इधर जो भी दूरियां ली जाएंगी वो सारी ऋणात्मक ली जाएंगी, और इधर जो भी दूरियां ली जाएंगी वो सारी धनात्मक ली जाएंगी। फिर मुख्य अक्ष के ऊपर जो भी दूरियां ली जाएंगी धनात्मक, और मुख्य अक्ष के नीचे जो भी दूरियां ली जाएंगी ऋणात्मक। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। यही आपका चिन्ह परिपाटी हो गया, ठीक है। तो चलिए अब उस हिसाब से देखते हैं चिन्ह परिपाटी के अनुसार क्या होगा। कोई भी दूरी, चाहे वो उत्तल पृष्ठ हो चाहे वो अवतल पृष्ठ हो, कोई भी दूरी जब हम नापते हैं तो पृष्ठ का जो ध्रुव होता है, जो पृष्ठ का मध्य बिंदु होता है, वहीं से नापा जाता है, ठीक है। यानी ये हमारा ध्रुव है, पोल है, इसी से सारी दूरियां नापी जाएंगी। P के दाएं साइड जो भी दूरी ली जाएगी धनात्मक, और P के बाएं साइड जो भी दूरी ली जाएगी ऋणात्मक। P के ऊपर जितनी दूरी ली जाएगी धनात्मक, और P के नीचे जितनी दूरी ली जाएगी ऋणात्मक। इतनी बात याद रहेगी आपको। चलिए तो आगे बढ़ा जाए। P से लेकर O तक की जो दूरी होगी, P से O तक की दूरी, उसको हम लोग कहेंगे कि वो क्या है? वस्तु की दूरी है, क्योंकि यहाँ पे हमारा O है। O का मतलब हो गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया वस्तु। तो P से लेकर O तक की दूरी को हम लोग वस्तु की दूरी कहेंगे। और ये P के किस तरफ है? देख लीजिए, बाईं तरफ है, तो इसका मान कैसा होगा? ऋणात्मक होगा, चाहे उत्तल पृष्ठ हो चाहे अवतल पृष्ठ हो। वस्तु की दूरी जो होती है वो हमेशा माइनस में रहती है, चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो। सारे चीजों में जो वस्तु की दूरी होती है, U का मान होता है, वो हमेशा ही ऋणात्मक होता है। यानी जो हमारा PO होगा, ये वस्तु की दूरी है, और ये हो जाएगा -U। वस्तु की दूरी को हम लोग U से दिखाते हैं, ठीक है। उसके बाद PI, P से लेकर I जो है वो प्रतिबिंब की स्थिति है, O जो है वो वस्तु की स्थिति है। तो जिधर वस्तु है उधर ही प्रतिबिंब बना हुआ है। यानी अगर U को आपने माइनस में रखा है तो V को भी माइनस में रखना पड़ेगा, क्योंकि P के बाएं तरफ जो भी दूरी ली जाएगी वो सारी की सारी दूरी ऋणात्मक ली जाएगी, ठीक है। तो PI का जो मान होगा वह भी क्या हो जाएगा? -V। और वस्तु की दूरी को हम लोग U से दिखाते हैं, प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग V से दिखाते हैं। इतनी बात तो समझ आती है ना? क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़े हो तो आज से जान लो कि वस्तु की दूरी जो होती है U से दिखाई जाती है, प्रतिबिंब की दूरी जो होती है V से दिखाई जाती है।
तो PO माइनस यू, PI माइनस भी, और PC, PC देख लीजिए पोल के दाएं तरफ है। पोल का मतलब हो गया ध्रुव, ये ध्रुव है ना, ध्रुव के यहाँ पे देखिए इस फिगर में ये पोल होता है, यहाँ पे हमारा पोल है। पोल के इस तरफ दाएं तरफ जो भी दूरी ली जाएगी वो सारी दूरियां किस में होंगी, प्लस में होंगी। तो इतनी बात समझ आ गई आपको, आगे बढ़ा जाए। चलिए अब जो OA है वो मुख्य अक्ष के साथ अल्फा कोण बना रहा है, AI मुख्य अक्ष के साथ बीटा कोण बना रहा है, और AC, A से A क्या है, आपतन बिंदु है, जहां पे आपतित किरण आकर के उत्तल पृष्ठ को टच कर रही है, तो उसको हम लोग कहेंगे आपतन बिंदु। अब ये जो आपतन बिंदु A है, AO मुख्य अक्ष के साथ अल्फा कोण बना रही है, AB मुख्य अक्ष के साथ AI मुख्य अक्ष के साथ बीटा कोण बना रही है, और AC मुख्य अक्ष के साथ गामा कोण बना रही है। इतनी बात समझ आ रही है ना। चलिए लिखने की जरूरत नहीं है उसको। अब आगे चाहे तो आप लिख भी लीजिए AOP इज इक्वल टू अल्फा, AIP इज इक्वल टू बीटा, और ACP इज इक्वल टू गामा। इतनी बातें ठीक है। आगे अब क्या करना है देखिए, त्रिभुज OCA में, त्रिभुज देख लीजिए, त्रिभुज OCA कहाँ है, खोजिए पहले। त्रिभुज OCA दिख रहा है, OCA, त्रिभुज OCA का बहिष्कोण, बहिष्कोण का मतलब हो गया बाहर का कोण। त्रिभुज OCA का बहिष्कोण क्या होगा, O देखिए हम यहाँ पे बना दे रहे हैं, ऐसे है, ये ऐसे है, यहाँ पे O, यहाँ पे C, यहाँ पे A, और इस तरह हमने एक लाइन खींचा हुआ है इस तरीके से। तो ये वाला जो एंगल है ये किसके बराबर है, I के बराबर, और O पर जो कोण बना है अल्फा है, C पर जो कोण बना है वो गामा है। तो त्रिभुज OCA का जो बहिष्कोण है, बाहर का कोण है, वो क्या है, एंगल I है ना। देख लीजिए त्रिभुज, मान लीजिए त्रिभुज ऐसे लिया गया है, तो ये बहिष्कोण हो गया। अगर कोई ऐसे त्रिभुज लेता है तो ये बहिष्कोण हो जाएगा, कोई त्रिभुज ऐसे बनाता है तो ये बहिष्कोण हो जाता है। अरे बात समझ रहे, तो बहिष्कोण क्या हो गया, I हो गया, ठीक है। अब बहिष्कोण की खासियत होती है कि मान लीजिए कोई त्रिभुज ऐसे बना गया है और ये उसका बहिष्कोण है ABC, यहाँ पे हमने रखा 1 2 3 और ये हो गया 4। तो जो बहिष्कोण होता है वो इस वाले कोण को छोड़ करके अंदर के जो बाकी दो कोण होते हैं उनके योगफल के बराबर होता है। जो बहिष्कोण होती है उसकी एक खासियत होती है कि वो अपने से बगल वाले कोण को छोड़ देता है, अब बाकी के जो दो कोण बनते हैं उनके योगफल के बराबर होता है, मतलब उसके सामने अपोजिट में जो भी दो कोण बनते हैं उनके योगफल के बराबर होता है, ठीक है। तो यहां पर हमारा बहिष्कोण I है, ठीक है। तो ये जो I होगा वो किसके किसके सम के बराबर होगा, जोड़ के बराबर होगा। इस वाले कोण को तो छोड़ ही दीजिए, इस और इस कोण के योगफल के बराबर होगा, ठीक है। तो उसी से हम लोग लिखेंगे I इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, ठीक है। बहिष्कोण की प्रॉपर्टी होती है तो वहीं से हमने लिखा है I इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इतनी लाइन समझ आ गई है, आगे बढ़ा जाए। अब देखिए अगला स्टेप क्या होगा, त्रिभुज ICA
ए का बहिष्कोण ICA, देखिए ICA कहाँ है, ICA, इसका बहिष्कोण क्या होगा, इसका बहिष्कोण ये वाला है, देखिए यहीं तक है, ठीक है, R है। तो त्रिभुज ICA का बहिष्कोण क्या है, R है, R है। अतः जैसे हम लोगों ने इस त्रिभुज में निकाला था उसी तरह उसमें भी निकालेंगे। जो R होगा वो किस दो कोणों के योगफल के बराबर होगा, बीटा और गामा, होगा कि नहीं, क्योंकि ये बहिष्कोण है। अभी हमको त्रिभुज ऐसे लेना है पूरा यहां से लेके यहां तक, ICA का बहिष्कोण R है, तो एंगल R किसके बराबर हो गया, एंगल R इज इक्वल टू बीटा प्लस गामा। इसको दे दीजिए क्वेश्चन नंबर 2। इतनी बात क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ा जाए। स्नेल का नियम क्या होता है, स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम क्या होता है, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन, ठीक है। और इसको हम लोग दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। यदि गोलीय उत्तल पृष्ठ, गोलीय उत्तल पृष्ठ का द्वारक काफी छोटा हो, काफी छोटा हो, तब देखिए द्वारक का मतलब हो गया ना, एस डैश ये द्वारक है, ये काफी छोटा है, मतलब मान लीजिए हमारा जो उत्तल पृष्ठ इतना छोटा हो गया है ऐसे। अब इसमें ये सारी चीजें आपको दिखानी है, तो वैसी स्थिति में जो होगा क्या हो जाएगा, साइन आई नियरली इक्वल टू, मतलब लगभग आई के बराबर हो जाएगा, और साइन आर नियरली इक्वल टू आर के बराबर है। इतनी बातें समझ आ गई आपको। ये सारे तो आपके रफ डायग्राम हैं, यहां तक समझ आ गया कि साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन। इसको हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 दिया है। यदि गोलीय उत्तल पृष्ठ का द्वारक काफी छोटा हो तब साइन आई इज इक्वल टू आई और साइन आर इज इक्वल टू आर। अब समीकरण नंबर 3 जो है उसमें साइन आई की जगह केवल आई लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो उत्तल पृष्ठ है उसका द्वारक बहुत ही छोटा हो गया है, मतलब ये इतना बड़ा था ना वो सिकुड़ के बिल्कुल इतना छोटा रह गया है, ऐसे छोटा हो गया है। तो वैसी स्थिति में क्या होगा, साइन आई केवल आई के बराबर हो जाएगा, साइन आर केवल आर के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग साइन आई की जगह केवल आई लिखेंगे और साइन आर की जगह केवल आर लिखेंगे, तब क्या हो जाएगा, इधर लिखा जाए, यहां पे लिखते हैं, तब समीकरण 3 से, समीकरण 3 से यानी साइन आई की जगह पे हम लोग केवल आई लिख देंगे और साइन आर की जगह पे केवल आर लिख देंगे। तो समीकरण 3 से क्या हो जाएगा, आई बाई आर इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन, होगा कि नहीं होगा, देख लीजिए पहले, होगा ना। अब इसको तिरछा गुणा कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, नहीं अभी तिरछा गुणा नहीं करेंगे, अभी बाकी है कुछ, देखिए क्या, आर की जगह हम लोग रखेंगे बीटा प्लस गामा और आई की जगह रखेंगे अल्फा प्लस गामा। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, 1
तथा 2 से I तथा R का मान रखने पर, अब समीकरण 1 में आपने I का मान निकाला है, समीकरण 2 में आपने R का मान निकाला है। तो ये जो समीकरण नंबर 3 हमारे पास आया है I बटा R, उसमें I और R का मान रख दीजिए। तो I का मान क्या है? अल्फा प्लस गामा, तो ये हम लोग रख लेंगे अल्फा प्लस गामा, और R का मान क्या है? बीटा प्लस गामा, तो ये भी रख लीजिए बीटा प्लस गामा इक्वल टू μ2 बाई μ1। ये लाइन समझ आई है? हमने क्या किया है, इक्वेशन फर्स्ट से I का मान, इक्वेशन सेकंड से R का मान लेकर के हमने वहां पे रख दिया है। अब क्या किया जाएगा? तिरछा गुणा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या होगा? μ1 अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू μ2 बीटा प्लस गामा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों को, ये हो जाएगा μ1 अल्फा प्लस μ1 गामा इज इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा? μ2 बीटा प्लस μ2 गामा। क्लियर है? बात समझ आई है? अब क्या किया जाएगा? गामा गामा को एक साइड कर दिया जाए और बाकी सारे एंगल को एक साइड कर दिया जाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ गामा है, यहाँ गामा है, इन दोनों गामा को लोग एक जगह ले जाएंगे, ये क्या हो जाएगा? μ1 अल्फा, इसको उठा के इधर लाएंगे तो यहाँ पे प्लस में है, इधर आएगा दूसरे साइड तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। μ2 बीटा इज इक्वल टू μ1 गामा उधर जाएगा तो हो जाएगा μ2 गामा माइनस μ1 गामा। ये लाइन समझ आई है? हमने क्या किया है, जो गामा गामा वाले एंगल है उनको एक साइड रख लिया है, ठीक है, और अल्फा बीटा को एक साइड कर लिया गया है। अब क्या किया जाएगा? माइनस μ2 बीटा प्लस μ1 अल्फा इज इक्वल टू गामा, इसमें से हमने कॉमन ले लिया और गामा कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा हमको? μ2 माइनस μ1, इसको दे देंगे हम लोग समीकरण नंबर 4। तो समीकरण 4 आपको समझ आ गया है कि कहां से आया है। अब समीकरण 4 के आगे हम लोग करेंगे, लेकिन उसके पहले जगह की समस्या है, तो यहां तक आप नोट कर लीजिए या इसका फोटो खींच लीजिए। समीकरण 4 यहीं रहेगा, उसके आगे हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहां तक चाहे तो आप फोटो खींच लीजिए या इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हम लोग समीकरण नंबर 4 तक कर लिए थे, समीकरण 4 के आगे से करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो समीकरण 4 तक सबको समझ आ गया है। अब देखिए क्या है, अल्फा बीटा गामा एंगल है, अल्फा बीटा और गामा। अल्फा बीटा गामा अत्यंत छोटे कोण हैं, अतः tan अल्फा इज इक्वल टू या केवल अल्फा इज इक्वल टू, काफी छोटे हैं ना, जैसे हमने अभी आगे पढ़ा था साइन आई नियरली इक्वल टू आई, तो उसी तरह से जो tan अल्फा है वो केवल अल्फा के बराबर हो सकता है। तो tan अल्फा का मान हम लोग निकालेंगे, और आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला लाल बटा कक्का, यानी tan अल्फा का जो मान होगा वो हो जाएगा लंब बटा आधार। अल्फा हमारा यहां पर है और इसके सामने जो भी साइड पड़ेगा त्रिभुज में उसको हम लोग कहेंगे कि वो लंब है। तो हम लोग ऐसा करते हैं, लिखते हैं पहले त्रिभुज, अल्फा किस त्रिभुज में बना हुआ है? ए एम ओ या ओ एम ए या ओ ए एम,
तो त्रिभुज का नाम लिख दीजिए, थोड़ा सा आसानी होगा। त्रिभुज ओ ए एम में tan अल्फा या केवल अल्फा इज इक्वल टू, tan अल्फा को हम लोग अल्फा इसलिए लिख रहे हैं ना कि अल्फा बीटा गामा जो कोण है काफी छोटे कोण है, क्योंकि दर्पण का जो सॉरी उत्तल पृष्ठ का जो द्वारक है वो काफी छोटा हो गया है इस वजह से। तो tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, ये हमारा लंब हो गया, तो इसको हम लोग लिखेंगे ए एम बाई एम ओ, ये आधार हो गया। ठीक है, कोई भी दूरी जो होती है वो पृष्ठ के ध्रुव से नापी जाती है, तो ध्रुव हमारा ये है। अगर दर्पण का द्वारक बहुत ही छोटा है तो P और M दोनों बिल्कुल करीब है, एकदम P और M एक ही बिंदु पर है, तो वैसी स्थिति में क्या हो जाएगा, AM बाई PO, दर्पण की जो दूरी नापी जाती है पोल से नापी जाती है, इसलिए मान लीजिए दर्पण का द्वारक ऐसे बिल्कुल छोटा है, इस तरह का है, तो जब हम यहाँ पे P लिखेंगे और जब इसको मिलाएंगे तो ये बिल्कुल M यहाँ पे आ जाएगा, तो दोनों बिल्कुल क्लोज हो जाएंगे, एकदम एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, तो MO की जगह पे आप PO लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे। AM की ऊंचाई कितनी है, H लिख लीजिए। PO की दूरी क्या है, तो ये जो PO है यही वस्तु की दूरी है, तो वस्तु की दूरी को हमेशा हम लोग U से दिखाते हैं और हमेशा माइनस में रखते हैं, ये लाइन समझ आई है ना। चलिए अब tan बीटा का मान निकालेंगे, तो tan बीटा का मान किस त्रिभुज से निकालेंगे, देखिए IMA या IAM, तो लिखेंगे त्रिभुज I, सटा के लिखना पड़ेगा क्योंकि जगह की फिर कमी हो जाएगी। ठीक है, में tan बीटा इज इक्वल टू या केवल बीटा इज इक्वल टू, फिर से लंब बटा आधार, तो लंब क्या हो जाएगा, लंब तो यही रहेगा आपका AM और आधार क्या हो जाएगा M से लेके I तक, ये इतनी दूरी। अब अगर M और P बिल्कुल क्लोज है, एकदम एक दूसरे के नजदीक हैं, तो AM बाई PI आप लिख सकते हैं, क्योंकि दर्पण की कोई भी दूरी या लेंस की कोई भी दूरी उसके ध्रुव से होकर के नापी जाती है। AM का मान H हो गया और PI क्या है, PI जो है वो प्रतिबिंब की दूरी है और उसको हम लोग लिखेंगे V, तो ये जो V है यह भी माइनस में होगा, क्यों, क्योंकि जिधर वस्तु है उधर ही हमारा प्रतिबिंब है, तो जब U माइनस में हम लोग ले रहे हैं तो V भी माइनस में लेंगे, या ये पोल है, पोल के बाएं तरफ जो भी दूरी नापी जाती है वो सारी दूरियां माइनस में होती है, तो V के बाएं तरफ U भी है और V भी है, तो दोनों ही क्या हो जाएंगे माइनस में। ठीक है, उसके बाद tan गामा लेंगे, तो गामा के लिए कौन सा त्रिभुज लिखा जाएगा, त्रिभुज MAC में, त्रिभुज MAC में tan गामा इज इक्वल टू या केवल गामा AM बाई MC, AM तो AM ही रहेगा लेकिन MC की जगह पे हम लोग क्या लिख लेंगे PC, AM का मान तो H है, PC का मान देख लीजिए R है, और ये R कैसा रहेगा, धनात्मक रहेगा। क्यों धनात्मक रहेगा, क्योंकि जो हमारा ध्रुव है उसके दाईं तरफ की दूरी है ये, तो ध्रुव के दाईं तरफ जो भी दूरी होगी धनात्मक होगी और बाईं तरफ जो भी दूरी होगी ऋणात्मक होगी, तो इसलिए R का मान क्या हो जाएगा H बाई R। ठीक है, अब अल्फा बीटा और गामा का मान समीकरण 4 में रखने पर, 4 समीकरण ये है, इसी में हमको अल्फा बीटा गामा का मान रख लेना है। ठीक है, तो चलिए समीकरण 4 ये है ना, लिखिए, ये सारी चीजें रफ वर्क है, इसको ना लिखिएगा। समीकरण 4 में देखिए
माइनस म्यू टू बीटा, बीटा का मान हम लोग क्या लेंगे, ये h बाई माइनस भी, h बाई माइनस भी, ठीक है, प्लस म्यू वन अल्फा, म्यू वन अल्फा, अल्फा की जगह h बाई माइनस यू इज इक्वल टू गामा, गामा की जगह लेंगे h बाई आर और ब्रैकेट के अंदर म्यू टू माइनस म्यू वन। ये लाइन समझ आई है कि नहीं, देख लीजिए पहले अच्छे से। हमने क्या किया, तीन त्रिभुज बने हुए हैं, तीनों में से हमने अल्फा बीटा गामा का मान निकाल लिया और उसको समीकरण नंबर 4 में रख दिया गया है। अब कुछ नहीं करना है, बस इसको सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो चलिए कैसे सॉल्व होगा ये देखते हैं। h यहाँ भी है, h यहाँ भी है, h यहाँ भी है, तो h हम लोग दोनों तरफ कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बच जाएगा, माइनस म्यू टू बाई माइनस भी, ठीक है, ये लाइन समझ आई है, प्लस h इसका हमने कॉमन ले लिया है, ये हो जाएगा म्यू वन बाई माइनस यू, इन दोनों में से हमने h को बाहर निकाल लिया, कॉमन ले लिया, और यहाँ पे है h बाई आर म्यू टू माइनस म्यू वन, ठीक है, ये h और ये h कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास, माइनस माइनस भी कैंसिल हो गया, अब क्या बचा, म्यू टू बाई भी, म्यू टू बाई भी माइनस, प्लस माइनस माइनस हो गया, म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। ये हो गया समीकरण नंबर 5, और यही समीकरण नंबर 5 जो है उत्तल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र है, समीकरण नंबर 5, ठीक है। समीकरण 5 जो है उत्तल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र है। यह थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दिया जाए। अब देखिए क्या करेंगे, यदि ना समीकरण 5 को म्यू वन से भाग देने पर देखिए कभी कभी क्या होता है ना, सवाल में दे देता है कि उत्तल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र ज्ञात कीजिए, या उत्तल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र ये वाला सिद्ध करिए, तो यहीं तक छोड़ देंगे। कभी कभी इसके एक दो स्टेप और आगे होता है, वहां तक सिद्ध करने देता है, तो हमारा जो मेन आंसर है ना वो यहां तक आ चुका है, उत्तल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र यही होगा। लेकिन कभी कभी एक लाइन और आगे पूछ देता है, तो उसके लिए हमको इतनी सारी चीजें करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, समीकरण 5 को म्यू वन से दोनों तरफ भाग दिया जाएगा, इस साइड में और इस साइड में, तो भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, देख लीजिए, म्यू टू बाई म्यू वन बाई भी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन माइनस म्यू वन बाई आर, ठीक है। अब यदि म्यू टू बाई म्यू वन को हम लोग म्यू लिखते हैं, केवल म्यू, जहां जहां म्यू टू बाई म्यू वन आया है वहां वहां हम लोग म्यू लिखते चलेंगे, ठीक है। तो ये म्यू टू बाई म्यू वन क्या हो गया, म्यू के बराबर हो गया, और ये हो गया भी माइनस म्यू वन कट गया, क्या बचा 1 बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन को हम लोग क्या लिखेंगे, केवल म्यू, माइनस म्यू वन बाई म्यू वन क्या हो गया 1, और टोटल के बटा में रहेगा आर। तो ये हो गया समीकरण नंबर 6। तो समीकरण नंबर 6 जो है उत्तल पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र है। अगर समीकरण 5 भी लिखते हैं तब भी सही है। एग्जाम में कभी कभी देता है कि उत्तल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र सिद्ध करिए इतना, और कभी कभी देता है इतना सिद्ध करिए, तो फिर उसके लिए ये सारी चीजें आपको यहाँ तक करना पड़ेगा। कैसे आएगा, तो ये किया गया है। अब म्यू टू बाई म्यू वन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, म्यू, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे
समीकरण 6 ही उत्तल पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का सूत्र है। आई बात समझ में? काफी लंबा है लेकिन एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको अच्छे से समझिएगा। कहीं भी कोई दिक्कत होती है तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा, ठीक है? तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपको, आगे बढ़ा जाए। अब हम लोग गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन के लिए सूत्र ज्ञात करेंगे। चाहे गोलीय उत्तल पृष्ठ हो चाहे गोलीय अवतल पृष्ठ हो, दोनों के लिए सूत्र जो है एक ही आएगा, लेकिन बनाने के उसके तरीके अलग अलग हैं। एग्जाम में कभी उत्तल पृष्ठ के लिए पूछता है, कभी अवतल पृष्ठ के लिए पूछता है, दोनों एक साथ नहीं पूछता है। और अगर कोई पृष्ठ नहीं दिया है कि उत्तल पूछ रहा है कि अवतल, तो आपको जो इजी लगे, चाहे उत्तल पृष्ठ के लिए चाहे अवतल पृष्ठ के लिए, कोई भी बना दीजिए। लेकिन अक्सर पेपर में देता है गोलीय उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र ज्ञात करें या गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र ज्ञात करें। तो उसके लिए आंसर तो सेम है, बट तरीका अलग अलग हो जा रहा है, मेथड अलग अलग है, ठीक है? जैसे हमने उत्तल पृष्ठ के लिए किया था, बिल्कुल वैसे यहाँ पर भी है। इसमें भी एस एस डैश जो है, एस पी एस डैश क्या है? एक अवतल पृष्ठ है या गोलीय अवतल पृष्ठ है। जैसे हमने उत्तल में लिखा था ना, बिल्कुल वही सारी बातें यहाँ पे लिखनी है। अवतल पृष्ठ है, ठीक है? पी क्या है? पृष्ठ का ध्रुव है, ठीक है? और पीसी क्या है? पीसी जो है वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या, जिसको हम लोग आर कहते हैं। लेकिन यह भी जो आर होगा कैसा होगा? माइनस आर होगा, इसलिए कि पोल के बाएं तरफ है, ठीक है? फिर पीओ वस्तु की दूरी है और इसको हम लोग यू से दिखाते हैं और यह भी माइनस यू होगा। पी आई प्रतिबिंब की दूरी है और यह भी माइनस भी होगा। सारी दूरियां माइनस में होंगी, इसलिए कि सारी की सारी दूरियां जो है पोल के दाईं तरफ न होके बाईं तरफ है, इसलिए, ठीक है? उसके बाद म्यू1 और म्यू2 दो माध्यम के अपवर्तनांक हैं, के अपवर्तनांक हैं। इतनी बातें तो समझ आ गई आपको। अब देखिए यहाँ पर तीन किरणें हैं, वो यहाँ पर ए रखा जाएगा, जहां पे तीनों एक दूसरे को काट रहे हैं ना, वहां पे ए रखा जाएगा। तो ओ ए, आई ए और सी ए, ये तीनों मुख्य अक्ष के साथ अल्फा बीटा और गामा कोण बना रही हैं। तो वो लिख लीजिए। माना कि किरण ओ ए, आई ए और सी ए मुख्य अक्ष के साथ क्रमशः का मतलब क्रम से ओ ए अल्फा, आई ए बीटा और सी ए गामा कोण बनाती हैं, या बनाती है, ठीक है? अब एंगल ओ सी ए इज इक्वल टू आई, ओ सी ए देख लीजिए, ओ सी ए, ये पूरा एंगल जो है ना आई के बराबर है और इसी को हम लोग कहते हैं आपतन कोण, आपतन कोण। फिर एंगल एन ए
बी इज इक्वल टू आर, इसको कहेंगे अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण देख लीजिए, ओ एन ए बी कहाँ है, एन ए बी, देखिए एन ए बी, यानी ये पूरा जो कोण है इसके बराबर है, आर के बराबर है, ठीक है, एन ए बी हो गया। अब त्रिभुज, छोटा छोटा लिखना पड़ेगा थोड़ा, त्रिभुज ओ सी ए का बहिष्कोण, त्रिभुज ओसीए का बहिष्कोण देख लीजिए, ओसीए पहले है कहाँ, ओ सी ए, ये ओसीए है, देख लीजिए ओ सी ए, उसका बहिष्कोण क्या है, उसका बहिष्कोण जो है गामा है, ये है त्रिभुज के बाहर जा रहा है बहिष्कोण गामा है, अतः गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस एंगल आई, ये अल्फा है और ये पूरा जो है एंगल आई है, तो गामा इन्हीं दोनों के योगफल के बराबर होगा, ठीक है। अब यहां से हम लोग आई का मान निकाल लेते हैं, आई बराबर क्या हो जाएगा, गामा माइनस अल्फा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इतनी बात समझ आई है कि नहीं, देख लीजिए पहले, ठीक है। अब त्रिभुज आई सी ए का बहिष्कोण, त्रिभुज आई सी ए का बहिष्कोण, आई सी ए देख लीजिए कहाँ है, आई सी ए, इसका भी बहिष्कोण गामा ही होगा, इसका भी जो बहिष्कोण है वो गामा है, अतः गामा इज इक्वल टू बीटा प्लस आर, यहां से आप चाहे तो आर का मान निकाल लीजिए, आर का मान क्या हो जाएगा, गामा माइनस बीटा, इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 तक बात समझ आ रही है, सब कुछ अच्छे से, आगे बढ़ा जाए, चलिए, ये त्रिभुज लिखा हुआ है, ठीक है। स्नेल का नियम क्या है, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से क्या होता है, साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन होता है ना। यदि दर्पण का द्वारक काफी छोटा हो तब, वो लाइन यहीं पे लिख लिया जाए, यदि दर्पण, दर्पण नहीं, अवतल पृष्ठ, अवतल पृष्ठ का द्वारक काफी छोटा हो, काफी छोटा हो, तब क्या हो जाएगा, साइन आई सिमिलर इक्वल टू आई और साइन आर नियरली इक्वल टू आर, ठीक है। इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 3। अब साइन आई और साइन आर की जगह हम लोग केवल आई बाई आर लिख सकते हैं, तो आई बाई आर इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन, ठीक है। अब आपने 1 और 2 से आई और आर का मान रख लेना है, बिल्कुल जैसे हम लोगों ने पहले वाले में किया था उसी तरह। समीकरण 1 तथा 2 से आई तथा आर का मान समीकरण 3 लिखे, 3 में रखने पर, काफी हल्का चल रहा, दिख नहीं रहा होगा आपको, देखिए थोड़ा सा इंक डाल दिया जाए, चलिए, आई और आर का मान हम लोग समीकरण नंबर 3 में रख लेंगे, कहां से लेकर, समीकरण 1 और 2 से उठा करके, ठीक है। तो आई का मान आपने समीकरण नंबर 1 में निकाला है, वो कितने के बराबर है, गामा माइनस अल्फा, अब दिख रहा है, गाढ़ा हो गया। उसके बाद आर का मान क्या है, गामा माइनस बीटा,
और इधर क्या है μ2 बाई μ1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा μ2 गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू, सॉरी μ2 नहीं होगा μ1 होगा यहाँ पे, μ1 गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा μ2 गामा माइनस बीटा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा μ1 गामा, दिख रहा है, देख लीजिए अच्छे से, नीचे वाला पार्ट दिख रहा है। ठीक है, चलिए μ1 गामा माइनस μ1 अल्फा इज इक्वल टू μ2 गामा माइनस μ2 बीटा। ठीक है, इतनी लाइन समझ आ रही है। अब जैसे हमने इसके पहले वाले में किया था, गामा गामा को एक साइड और अल्फा बीटा को एक साइड कर लिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे गामा है, यहाँ पे गामा है, इस गामा को एक साइड कर दिया जाए तो इधर आएगा ये, तो क्या हो जाएगा μ2 बीटा माइनस μ1 अल्फा इज इक्वल टू, इस गामा को उधर लेके चला जाएगा, यहाँ पे गामा पहले से ही है, μ2 गामा माइनस ये वाला गामा वाला टर्म जो है उधर ले जाएंगे तो यहाँ पे प्लस में है, तो जब दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में आ जाएगा μ1 गामा। ठीक है, तो ये तो ऐसे ही रह जाएगा μ2 बीटा माइनस μ1 अल्फा इज इक्वल टू, गामा कॉमन ले लीजिए और क्या बचेगा μ2 माइनस μ1, इसको दीजिए समीकरण नंबर 4। ठीक है, अब समीकरण 4 में हमको अल्फा बीटा गामा का मान रखना पड़ेगा। तो देखिए त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज लिया जाए, अब हमको ना अल्फा का मान, बीटा का मान और गामा का मान निकालना है। तो त्रिभुज ओ ए सी में tan अल्फा बराबर, tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा tan अल्फा त्रिभुज ओ सी ए नहीं, त्रिभुज ओ ए एम, त्रिभुज ओ ए एम में tan अल्फा बराबर, तो अल्फा की जगह ये हाइट हो जा रहा है तो इसको हम लोग लिखेंगे ए एम बाई ओ एम, तो ओ एम का मान कितना हो जाएगा, फिर ए एम का मान तो ए एम ही रहेगा, ओ एम को हम लोग पी ओ लिख सकते हैं क्योंकि कोई एम और पी जो है बिल्कुल नजदीक है, तो कोई भी दूरी पी से नापी जाती है, जो पृष्ठ होता है उसके ध्रुव से नापी जाती है, और पी और एम जो है बिल्कुल एक दूसरे के नजदीक है, तो हम लोग ओ एम को लिख सकते हैं ओपी। अब ए एम का मान हो गया एच, ओपी, ओपी का मान हो जाएगा, ओपी देख लीजिए ओ से पी माइनस यू। ठीक है, उसी तरह त्रिभुज आई ए एम में, आई ए एम में tan बीटा बराबर या केवल बीटा बराबर, tan बीटा लिखिए या केवल बीटा लिखिए, जैसे हमने पहले वाले में किया था, इसमें भी हो जाएगा ए एम बाई एम आई, एम की जगह पी लिखना है, ए एम बाई क्या लिखा जाएगा एम आई लिखना था यहाँ पे, एम आई, ये हो जाएगा पी आई, एम का मान हो गया एच और पी आई, तो पी आई का मान जो होगा माइनस भी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, फिर त्रिभुज सी ए एम में tan गामा इज इक्वल टू या केवल गामा इज इक्वल टू ए एम बाई एम सी, ए एम ही रहेगा, एम सी को हम लोग पी सी लिखेंगे, तो ए एम का मान एच और पी सी का मान माइनस आर, ये भी माइनस में ही रहेगा। ठीक है, अब अल्फा बीटा गामा का मान हम लोग कहाँ रख दे, समीकरण नंबर 4 में, अल्फा बीटा गामा का मान समीकरण 4 में रखने पर समीकरण 4 में अल्फा बीटा गामा का मान रख लीजिए, तो समीकरण 4 में अल्फा बीटा गामा का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहीं पे रख दे, चलिए लिख लेंगे, हाँ μ2
बीटा यहाँ पे क्या है, बीटा, बीटा का मान ये है h बाई माइनस भी, h बाई माइनस भी, फिर माइनस म्यू वन अल्फा, अल्फा की जगह पर h बाई माइनस यू, h बाई माइनस यू, इधर गामा, गामा की जगह पे h बाई माइनस आर और म्यू टू माइनस म्यू वन। ये लाइन तो समझ आई है। h जो है हमारा कॉमन लेके काट सकते हैं, जगह की थोड़ी सी प्रॉब्लम है इसलिए हम लोग उसी तरह डायरेक्ट काट दिए। तो ये हो जाएगा माइनस म्यू टू बाई भी, ठीक है, माइनस म्यू टू बाई भी। उसके बाद म्यू टू बीटा माइनस म्यू वन अल्फा और गामा म्यू टू माइनस म्यू वन। तो म्यू टू का मान तो म्यू टू ही है, बीटा का मान हमने रखा h बाई माइनस भी, ठीक है, और ये म्यू वन हो गया माइनस में, और अल्फा का मान h बाई माइनस यू, ठीक है, और गामा का मान है माइनस h बाई, मतलब h बाई माइनस आर म्यू टू माइनस म्यू वन, ठीक है, चलिए h कैंसिल हो गया, ये हो गया, ये क्या हो जाएगा प्लस म्यू वन बाई यू, ठीक है, इज इक्वल टू ये हो जाएगा म्यू टू माइनस म्यू वन बाई माइनस आर। ये लाइन समझ आई है, ठीक है। अब अगर सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, यहाँ पे भी माइनस था ना, यहाँ पे भी माइनस है, और अगर हम इसका माइनस ऊपर कर लें तो माइनस यहाँ आ जाएगा, ये आर प्लस में आ जाएगा। सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। माइनस से मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने पढ़ा है कि उत्तल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र क्या है, तो अवतल पृष्ठ के लिए भी अपवर्तन का सूत्र वही आना चाहिए, तो इसलिए इसको प्लस में करना पड़ेगा, ठीक है, यहां भी प्लस करना पड़ेगा, दोनों ही पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सेम सूत्र है, तो इसीलिए हम लोग इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा म्यू टू बाई भी, ये प्लस था तो क्या हो जाएगा माइनस म्यू वन बाई यू, और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। यही जो है अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र है। आप याद करिए जब उत्तल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र निकाले थे तो यहाँ के बाद एक लाइन और किया गया था, क्या, तो दोनों तरफ हम म्यू वन से भाग दे देंगे, सापेक्ष अपवर्तनांक निकालेंगे, इसलिए म्यू वन से भाग देंगे, तो क्या हो जाएगा, यदि एक लाइन और लिख लें, पहले माध्यम के सापेक्ष यदि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक म्यू हो तब म्यू टू बाई म्यू वन को हम लोग क्या लिखेंगे, केवल म्यू लिखेंगे, तो पहले इस सब को हम लोग क्या करेंगे म्यू वन से भाग दे देंगे, तो म्यू वन से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा थोड़ा सा म्यू टू बाई म्यू वन बाई भी माइनस म्यू वन बाई यू, जैसे आपने इसके पहले वाले सवाल में किया था, इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन माइनस म्यू वन बाई म्यू वन टोटल के बटन में आर। अब म्यू टू बाई म्यू वन को आप क्या लिख सकते हैं, अब ये नहीं कि इसको हम लोग उल्टा करके ऊपर ले जाएंगे भी को, तो भी को उल्टा करके ऊपर नहीं ले जाना है, यहाँ पे आपने लिख रखा है कि म्यू टू बाई म्यू वन की जगह पे क्या लिखना है म्यू लिख देना है, आपको काटना भी नहीं है या उल्टा भी नहीं करना है, बस म्यू टू बाई म्यू वन की जगह पे म्यू लिख लेना है। तो अब ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे म्यू बाई भी माइनस वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू माइनस वन बाई आर। ये समीकरण नंबर 5 था, और यह जो है लास्ट में बिल्कुल समीकरण नंबर 6 है, और यही समीकरण 6 जो है
म्यू बाई भी माइनस 1/u, ये भी है, v और u में थोड़ा सा देखिएगा, ये भी है इस तरह, और यह जो है u है, यहाँ भी यह जो है भी है और यह जो है u है, यह भी है। तो इसका आंसर हो गया म्यू बाई भी माइनस 1/u इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r। तो किसी भी गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र वही होता है जो गोलीय उत्तल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र होता है। ठीक है, तो इस तरीके से यह जो हो गया सिद्ध हो गया। और हमने पहले भी बताया था कि दोनों सब एक साथ नहीं पूछे जाएंगे, या तो केवल गोलीय उत्तल पृष्ठ के लिए पूछा जाएगा अपवर्तन का सूत्र, या तो केवल अवतल पृष्ठ के लिए, क्योंकि काफी लंबे लंबे डेरिवेशन है और 5-5 नंबर में आते हैं सवाल, इसलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज के वीडियो में बस इतना ही, बाकी हम लोग कल के वीडियो में जानेंगे। और लास्ट में ये कहना चाहूंगी कि अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।